नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज का जो विषय है बहुत खास है और सभी कर्मचारियों के लिए है, क्योंकि अभी बहुत सारे मुद्दे जो है गरमाए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम किन-किन मुद्दों पर आज बात करेंगे। अब सबसे बड़ी मुद्दा जो है कर्मचारियों के बीच ये चल रहा है कि क्या एनपीएस और यूपीएस को चुनना अनिवार्य है? अगर दूसरी तरफ हम देखें तो सरकार ने जो है अभी हाल ही में संसद में एक बिल पास किया है, पेंशन लायबिलिटीज़ बिल करके। उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या कर्मचारियों के जो पेंशन हैं, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे आने वाले दिनों में। और जो है आप देखेंगे कि एक रेल यूनियन के सबसे बड़े चेहरा और आप सभी जानते होंगे शिव गोपाल मिश्रा जी का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने जो वादा किया था यूपीएस दिलाने का, ग्रांटेड पेंशन दिलाने का, वो हमने दिला दिया। और जो लोग जो है पुरानी पेंशन दिलाने की वादा कर रहे थे, उनसे माँगिए और अगर आपको यूपीएस लेना है तो लीजिए, नहीं तो एनपीएस में रहिए। इस तरह की मतलब बात कर रहे हैं। और लास्ट में हम जो बात करेंगे कि कर्मचारी आखिर क्या चुने? यूपीएस चुने या एनपीएस चुने? और ये भी जानेंगे कि 8 पे कमीशन को लेकर के अभी क्या अपडेट है। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। थैंक यू चंदन साहब, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, चंदन साहब। तो सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे कि अभी जो है सभी लोग कन्फ्यूज़ हैं कि क्या जबरन जो है कर्मचारियों को यूपीएस दे दिया जाएगा? नहीं चंदन जी, जबरन कैसे दे सकते हैं? यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑलरेडी एनपीएस में है। मतलब एनपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज अंडर एनपीएस। मतलब जिसको एश्योर्ड पेंशन चाहिए, एश्योर्ड पे आउट चाहिए, वो ऑप्ट कर सकता है। जो ऑप्ट नहीं करेंगे वो एनपीएस में एज इट इज बने रहेंगे। उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि यूपीएस ऑप्ट ही करना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर अभी ऐसा हमने कुछ जो समझ है रहा है कोई तो उसकी ये गलतफ़हमी है। एक एक पेपर की कटिंग वायरल हो रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कर्मचारी जो है या हुँ, तो एनपीएस या यूपीएस अगर नहीं चुनते हैं, हुँ। तो उनको ऑटोमेटिक जो है यूपीएस में जो है भेज दिया जाएगा, मान लिया जाएगा। नहीं, 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 ये सब फर्जी न्यूज़, फर्जी बकवास चीज़ें घूम रही हैं सोशल मीडिया पर। हिंदुस्तान क्या है ना, हिंदुस्तान में लोग मतलब जो है र्यूमर्स पर ज़्यादा उनके पीछे भागने लगते हैं। मैं तो कई बार बोलता भी हूँ कि यहाँ अगर एक बार आपने बोल दिया कि कौवा कान ले गया, तो लोग कौवे के पीछे भाग खड़े होंगे, अपना कान टटोल करके नहीं देखेंगे है कि नहीं है। और उसके बाद जब मुँह फूट जाएगा गिड़-गिड़ा के कौवे के पीछे, तब कहेंगे यार कान तो हमारे पास ही था, ले ही नहीं गया था कौवा। फिर उस आदमी की गलती देंगे जिसने कहा था कि कौवा कान ले गया। अपनी गलती तब भी नहीं देंगे। तो ये ऐसा ऐसा नहीं है। हमने कई बार बोला है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगर आप ऑप्ट करोगे, अगर आपको लगता है कि आपको यूपीएस में बेनिफिट है, तो आप ऑप्ट करोगे, नहीं तो आप ऑप्ट ही नहीं करोगे। ऑप्ट नहीं करोगे तो आप एज़ इट इज़ जहाँ थे वहीं बने रहोगे। एनपीएस में थे, एनपीएस में हो, एनपीएस में बने रहोगे। तो इसको मतलब जो है ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको कोई ऑप्ट करा देगा या आप ऑप्ट कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑप्ट करना ही ज़रूरी है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है चंदन जी। अभी जो सरकार जो है पेंशन लायबिलिटीज़ बिल लेकर के आई है, हाँ, उससे कर्मचारियों के पेंशन पर क्या असर पड़ेंगे? चंदन जी देखिए, मैं ये कहूँगा कि वो फाइनेंस बिल का सप्लीमेंट्री है। जो 25 मार्च को भारत सरकार ने संसद में पेश किया, उसको ये कहा कि जो पेंशन के ऊपर जो लायबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए उनको वैलिडेट कर दिया है। अब वैलिडेट करने का मतलब ये है कि सरकार ने एक तरीके से ये बताया है कि उसको ये पावर है कि किसी एक कट ऑफ डेट से पहले के रिटायरीज़ और उस कट ऑफ डेट के बाद के रिटायरीज़, यानी दोनों पेंशनर्स के बीच में विभेद स्थापित कर सके। मतलब दोनों के बीच में अलग-अलग उनको डिस्टिंग्विश कर सके। इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों को अलग-अलग तरीके से ट्रीट कर सके। ये उसका मतलब है। देखिए जब 25 मार्च को जब ये एक्ट पास किया गया था, तो उस समय पूरे हिंदुस्तान में एकदम खामोशी थी और 25 मार्च को पास किया गया। 26 मार्च को मैं सुबह-सुबह
या शायद 25 मार्च की ही रात को, मुझे जहां तक याद आ रहा है, क्योंकि जब वो बिल पास हुआ उसके 6-7-8 घंटे के अंदर अंदर मैंने लाइव आकर के देश भर के कर्मचारियों को इस मामले में अवगत भी कराया, और उसके बाद मैंने तकरीबन तकरीबन 70-80 संगठनों के साथ बात की और उनको बताया कि ये लायबिलिटीज जो एक्ट है, डिस्टिंग्विशमेंट एक्ट करके जो ये वैलिडेशन लाए हैं, इसका क्या परिणाम हो सकता है। ये मतलब एक तरह से आप ऐसे समझिए कि कल को जब पे कमीशन आएगा, मान लीजिए 2026, 1 जनवरी 2026 को पे कमीशन आएगा, तो 1 जनवरी 2026 से जो पहले के रिटायर हो चुके हैं, जो 25 में रिटायर हो गए, 24 में रिटायर हो गए, 6 में रिटायर हुए, 7 में, 8 में, मतलब 1 जनवरी 2026 से जितने भी पहले हैं, वो चाहे ओपीएस वाले हों, चाहे एनपीएस वाले हों। एनपीएस वालों पर तो वैसे ही लागू नहीं होता क्योंकि एनपीएस में तो कॉर्पस बेस्ड पेंशन है, तो वो तो पहले से ही पे कमीशन एक्ट से बाहर है। दूसरे जो ओल्ड पेंशनर्स हैं, ओपीएस वाले पेंशनर हैं, उनके बीच में भी सरकार ये विभेद मेंटेन कर सकती है, ये बीच का जो अंतर है, दोनों को अलग-अलग ट्रीट कर सकती है, ये उसने कहा है, ये उसके पास पावर है। अब ये सोचिए कि ये पावर बताने की क्या ज़रूरत है? सर सबको ही पता है कि सरकार के पास बहुत बड़ी हाँ, पावर होती है, सरकार तो आपकी ज़मीन ले ले, वहाँ से हाईवे बना दे, सरकार तो आपकी प्रॉपर्टी छीन ले विशेष परिस्थितियों में, सरकार को तो वैसे ही अनंत पावर है। तो ये बताने का मतलब साफ है कि मंशा कहीं न कहीं ठीक नहीं है। तो हमने जब उस दिन लाइव आकर के भी लोगों के साथ डिस्कशन किया, और मैं मतलब जो है कहूँगा कि माननीय केसी वेणुगोपाल जी, जिन्होंने राज्यसभा में इस मुद्दे को 27 तारीख को उठाया, 26 तारीख को संभवतः मैंने इस मुद्दे पर बात करी और 27 तारीख को केसी वेणुगोपाल साहब ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया, और 28 मार्च को संभवतः फाइनेंस मिनिस्ट्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को इस पर जवाब देना पड़ा, और उन्होंने ये कहा कि सरकार मतलब ऐसा कुछ नहीं कर रही है, तो एक्ट पहले से बना हुआ है और हम तो सभी को समान रूप से पेंशन का लाभ देते आए हैं। तो अभी उसके बाद ये भी हमारे संज्ञान में आया कि सिद्धू साहब ने भी इस बाबत सरकार को पत्र लिखा है। हमने भी पत्र लिखा, हमने तो 26 तारीख को ही पत्र लिख दिया था, और उसके बाद अभी तमाम मीडिया में ये मुद्दा चल रहा है। अभी कुछ संगठनों ने घोषणा भी की है, अभी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इसमें ऊर्जा डिपार्टमेंट की कुछ एसोसिएशंस हैं, उन्होंने 9 अप्रैल को एक आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है, तो 3-4 दिन के बाद जंतर-मंतर पर एक प्रोटेस्ट भी होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे खुशी है कि इस वैलिडेशन एक्ट के खिलाफ लोगों में जागरूकता आई है और इसके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। अब ये चर्चा का विषय बना है। अगर चुप रहते, मान लीजिए हम चुप रहते, सिद्धू साहब चुप रहते, वेणुगोपाल साहब चुप रहते, तो शायद अभी तक ये लोगों के बीच में मुद्दा पहुँचता ही नहीं। बहुत लोगों सरकार को तो मालूम ही नहीं है कि इससे इफ़ेक्ट क्या होंगे जी, और जी। क्यों लाया गया है। जी, मेरा जी। कहने का मतलब ये है कि अगर जी, आपका सरकार का मंशा साफ है कि जी। जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, तो फिर तो बिल ला सरकार को करके रूल स्पष्ट बदलने करना की क्या चाहिए। ज़रूरत? मैंने आज भी एक ट्वीट के माध्यम से माननीय जो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब हैं, टीवी सोमनाथन साहब, पेंशन सेक्रेटरी हैं श्री श्रीनिवास जी, उनसे भी ट्वीट से पूछा है कि आप ये स्पष्ट कीजिए कि आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो गज़ट आप लेकर के आए हैं, जिसमें आपने एश्योर्ड पेंशन देने की बात की है, आपने ये भी कहा है इसे लोग बैकडेट से ले सकते हैं। यानी कि जो जीडीएस भर्ती के लोग हैं, ग्रामीण डाक सेवक हैं, हज़ारों लोग रिटायर हो चुके हैं, 2-3 हज़ार रुपए की, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए की पेंशन एनपीएस में पा रहे हैं। तो क्या वो अगर बैकडेट से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प का चयन करते हैं, तो चूँकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक फंड बेस्ड स्कीम है। चंदन जी इसको समझना पड़ेगा कि फंड बेस्ड स्कीम क्या है, कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम क्या है और सर्विस ईयर बेस्ड स्कीम क्या है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना, आप लॉजिकली किसी चीज़ को जस्टिफाई और अनजस्टिफाई आप कर ही नहीं सकते। तो ऐसे समझिए कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो सर्विस बेस्ड थी। मतलब 10 साल की नौकरी कर ली तो पेंशन का राइट, और फिर कितनी नौकरी कर ली उतने के बाद उतने परसेंट पेंशन का राइट। फिर आई कंट्रीब्यूटरी जिसे आपने एनपीएस कहा, 10% आपका, 10% सरकार का, बाद में सरकार ने उसको 14% कर दिया। वो कंट्रीब्यूटरी है, मतलब कॉर्पस बेस्ड स्कीम है।
कॉर्पस बेस्ड का मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जितना फंड है, उस फंड के हिसाब से पेंशन, उसका पे कमीशन से कोई लेना देना नहीं, उसका डियरनेस अलाउंस से कोई लेना देना नहीं। तो इसे ये फंड पे मतलब कॉर्पस बेस्ड हो गई। अब सरकार ने जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम निकाली, बेसिकली ये सर्विस बेस्ड है, क्योंकि जब सरकार ने कहा कि 25 साल की नौकरी के बाद 50% पेंशन और 10 से 25 साल के बीच में अगर नौकरी है, तो उसी अनुपात में पेंशन। तो बेसिकली ये सर्विस बेस्ड पेंशन है, लेकिन सरकार ने इसको कहा है बेस्ड पेंशन। तो फंड बेस्ड कैसे कहा? उन्होंने कहा कि 10% आपका और 18.5% सरकार का। तो 28.5% हो गया हर महीने का कंट्रीब्यूशन। अब इसको सरकार ले लेगी, इस पैसे से आपको पेंशन की गारंटी देगी, जिसे उसने पे आउट कहा है। तो अब आप सोचने वाली बात यह है कि जो बंदा 2020 में रिटायर हो गया, तो उसका फंड अलग था। अब 2026 में पे कमीशन आ रहा है, तो चूंकि आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को फंड बेस्ड स्कीम घोषित कर रखा है, ये सर्विस बेस्ड स्कीम नहीं है, तो जो 1 मतलब जनवरी या फरवरी किसी भी महीने में 1 जनवरी 2006 से पहले जो रिटायर हो चुका है, तो उसको पे कमीशन का लाभ देंगे कि नहीं देंगे, संशय हो गया। तो ज़ाहिर-सी बात है उसको पे कमीशन का लाभ नहीं देंगे, क्योंकि वो फंड बेस्ड स्कीम है। फंड बेस्ड स्कीम में तो पेंशन का लाभ, पे कमीशन का लाभ तभी देंगे जब उससे वो फंड भी उसी मात्रा में काटा जाए। फंड तो काटा ही नहीं उस मात्रा में। मान लीजिए कोई बंदा 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हो गया, चंदन जी। कब? 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हो गया। तो 31 दिसंबर 2025 तक उसका उतना ही कंट्रीब्यूशन काटा गया जितने की जरूरत था, यानी 10% एम्प्लॉई का और 18.5% सरकार का। उसके हिसाब से उसको पेंशन देना शुरू कर दिया गया अगले महीने से, जनवरी से, और अगले ही दिन पे कमीशन लागू हो गया। उसकी बेसिक सैलरी अगर वो सेवा में रहता तो उसकी सैलरी मान लीजिए दोगुनी हो जाती, तो फंड भी उसका दोगुना कटता। अगर बेसिक डबल हो जाती तो फंड भी डबल हो जाता। तो बिल्कुल। अब फंड काटा नहीं गया, लेकिन पे कमीशन का लाभ पेंशनर को भी मिलता आया है, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी सर्विस बेस्ड ही है। 25 साल की नौकरी में 50%, कम है तो कम। तो जब वो रिवाइज हो गई, तो अब यहाँ पेंशन वैलिडेशन एक्ट के तहत जो 25 मार्च को ये लेकर के आए, उसके तहत ये विभेद स्थापित कर देंगे कि देखो भैया, तुम्हारी जो पेंशन है वो फंड बेस्ड है, इसलिए तुम्हारी पेंशन पर पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा और आप उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने इसको वैलिडेशन एक्ट के तहत संसद में मंजूरी दे दी। अभी देखिए, इस मंजूरी में पूरी सरकार शामिल है, विपक्ष भी शामिल है। अगर विपक्ष को ये बात ठीक नहीं लगती थी, तो पूरे विपक्ष को बायकॉट कर देना चाहिए था। नहीं बायकॉट किए, तो पूरे विपक्ष को सदन में आवाज उठानी चाहिए। मैं तो केसी वेणुगोपाल जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया वहाँ राज्यसभा में। लेकिन बाकी सांसद क्या कर रहे हैं? बाकी सांसदों ने तो चुप्पी के साथ इस पर मुहर लगा दी। तो पेंशनर के साथ विभेद स्थापित हो गया, चंदन जी। अब बिल्कुल। 99% चांसेस हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो लोग बेचारे पहले रिटायर हुए हैं, क्योंकि उन्हीं को प्रॉब्लम है, वही लोग यूपीएस में जा रहे हैं। नया आदमी यूपीएस में क्यों जाएगा? तो उनको पे कमीशन के लाभ से बाहर करने की साजिश रची जा चुकी है। इस मामले में सरकार ने अपने आप को मजबूत कर लिया है। और मैं बार-बार अभी भी आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी सांसदों से अपील करता हूँ, सभी विधायकों से अपील करता हूँ कि इस एक्ट के खिलाफ अगर कुछ ना कर सके वो, तो कम से कम सरकार से स्पष्टीकरण मांगे कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत विकल्प का चयन करेंगे, ऑलरेडी जो लोग रिटायर हो चुके हैं, क्या उनको पे कमीशन का लाभ सरकार देगी? क्योंकि ओपीएस वालों को तो देना ही पड़ेगा, वहाँ तो रोक ही नहीं सकते ये। हाँ, लेकिन यूपीएस वालों को तो रोक सकते हैं ना, तो उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? उनके साथ इस तरह का दोगलापन क्यों? इसीलिए तो लाया गया है ये। तो बिल इतना तो आनन-फानन में चंदन जी लाने का तो भी चंदन रीज़न हो जी सकता है।
तो चंदन जी, यहाँ हिंदुस्तान में लोग चिल्ला रहे हैं नहीं हम हूबहू ओपीएस लेंगे, हूबहू ओपीएस लेंगे। मान लो 2027 में, 28 में, 29 में हूबहू ओपीएस आ भी जाती है, तो भैया जो बैकडेट से रिटायर हो गए उनका क्या होगा? भाई जो लोग पहले रिटायर हो चुके हैं, जिनको 10 साल हो गए, कुछ लोग तो मर भी गए होंगे रिटायर के, उनको क्या लाभ? क्योंकि बैकडेट से कभी लाभ मिला ही नहीं लोगों को। पहली बात ये कि देखिए, जो हूबहू ओपीएस का जो शब्द है, जो फिनोमिना है या जो शगुफा है, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता, क्योंकि एज बीइंग स्कॉलर ऑफ इकोनॉमिक्स, एक रिसर्च स्टूडेंट की हैसियत से मैं ये मानता हूँ कि ओपीएस ऐसी दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो हम समझने के लिए बोलते हैं। लेकिन एनपीएस और यूपीएस को भी ओपीएस बनाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हूबहू ओपीएस कहो चाहे कुछ और कहो, हमारा मुद्दा सिर्फ वही है कि कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय का है वो वापस मिलना चाहिए, ब्याज के साथ, गारंटी के साथ, वो मिलना चाहिए। और सर्विस के ऊपर पेंशन की गारंटी मिलना चाहिए। वो चाहे देखो, अगर सरकार ओपीएस पर जा सकती तो 2024 के लोकसभा चुनाव में चली जाती थी, जब इतनी बड़ी-बड़ी रैलियां हुई, और उस मुद्दे को मैनिफेस्टो में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने नहीं रखा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सभी पार्टियां जानती हैं कि एनपीएस को स्क्रैप करके ओपीएस की तरफ जाना, ये मतलब कोई इस पर वादा नहीं करना चाहता। और अगर ये वास्तव में, मैं तो कहता हूँ कि अगर वायबल होता, फिजिबल होता, तो आज 4 साल हो गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए पंजाब में। पंजाब में मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया था, लेकिन आज तक वो वादा वहीं का वहीं अटका पड़ा है। हाँ, कुछ एक राज्यों ने ज़रूर किया है, लेकिन वहाँ भी ये आधा-अधूरा है। चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, झारखंड हो, क्योंकि लोगों का पैसा फँसा हुआ है, वो पैसा अभी भी वहीं है। तो वो मतलब वो अब सरकारों ने उस समय राजनीतिक स्टंट के चलते लिया फैसला, तो खैर ये अच्छी बात हुई कि लोगों ने फैसला लिया, ये मुद्दा बड़ा हुआ। लेकिन मैं बहुत इसे बड़ी बात है। हाँ, लेकिन ये पूर्ण ओपीएस आज भी कहीं बहाल-वहाल नहीं हुई है, क्योंकि जब तक कर्मचारियों का पैसा उनको वापस ना मिल जाए एनपीएस वाला, तब तक अब देखिए चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, यूपीएस और ओपीएस एक जैसे हो गए। अब झारखंड में जो ओपीएस बहाल हुई, लेकिन कर्मचारी का पैसा, सरकार का पैसा सारा कहाँ है? सरकार के केंद्र पास सर है, केंद्र सरकार केंद्र के सरकार पास। के पास। अब उसे ओपीएस जिस दिन वो रिटायर होगा, उस दिन उससे क्या कहा जाएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो केंद्र सरकार के पास फँसा हुआ है, वो पहले मुझे वापस दो। जब वो उतना ही बैठेगा जितना कि आपका 60%, जब आप वो वापस कर दोगे, तो बिल्कुल यूपीएस की तरह हो गया, क्योंकि आपको तो ना 40% मिला, ना 60% मिला, और 25 साल के ऊपर 50% पेंशन वाली बाध्यता जो थी वो पूरी हो गई। तो आप बिल्कुल यूपीएस जैसे हैं वहाँ उन राज्यों में। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि फिर भी लोगों को कम समय का कंट्रीब्यूशन गया। अभी जो नए सिरे से उनके जीपीएफ शुरू हो गए, तो वो पैसा एट लीस्ट उनको वापस मिल जाएगा, जीपीएफ वाला। तो इस मामले में अच्छा मानता हूँ, लेकिन मैं ये बात फिर कह रहा हूँ कि जितने सुधार हो सकते हैं, जो पॉसिबल हैं, जो वायबल हैं, उनकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। लाखों करोड़ों कर्मचारियों को केवल संवेदनशीलता के आधार पर, केवल संवेदनशील करके आप मूवमेंट बड़ा कर सकते हो, नेता बड़े बन सकते हो, बहुत सारा बहुत चीज़ें इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन फिर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो लोग किसी पर करेंगे। समझ रहे हैं चंदन जी? जब लोग ठगे जाते हैं, तो उनके लिए हर नेता एक जैसा हो जाता है। जो ईमानदारी से लड़ रहे हैं, जो सही बात कह रहे हैं, वो भी वैसे हो जाएँगे, और जो गलत कर रहे हैं, वो तो गलत कर ही रहे हैं। तो ये जो अभी हाल ही में वायरल हो रहा है शिव गोपाल मिश्रा जी का वीडियो, आपने देखा होगा। हुँ। वो करीब 56 सेकंड 58 सेकंड का वीडियो है। तो उस पर आप क्या सोचते हैं? कहाँ तक सही है शिव गोपाल मिश्रा जी? देखो, ये मेरी लड़ाई ना तो शिवगोपाल मिश्रा जी से है, ना किसी और संगठन से है, पहली बात तो। मेरी जो लड़ाई है वो सरकार से है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वो 56 सेकंड का वीडियो काट-काट के वायरल हो रहा है। मतलब अब अभी हिंदुस्तान में आजकल एक परंपरा पड़ गई है कि अभी अखिलेश यादव जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मतलब ये कहा सदन में, बड़े हँसते हुए चुटीले अंदाज में
कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है और उसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे करके बनाने में कितना वक़्त वो अपना बना नहीं पा रहे हैं। तो वो उतना काट करके लोग मतलब वायरल कर रहे हैं। बीजेपी उस उतना वायरल कर रही है जिसमें अमित शाह जी ने हँसते-हँसते जवाब दिया कि भाई जो जितनी भी देश में पार्टियाँ हैं उनको 5 ही लोगों में से बनाना है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो वो तो एक बंद कमरे में बना लेते हैं, हमारे तो 12-15 करोड़ मेंबर हैं, हमको तो टाइम लगता है। हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक तो कहने का मतलब है कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो उतना क्यों वायरल हो रहा है पहली बात तो। दूसरी बात एक बात मैं कहूँगा कि वो अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, इस पे मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन एक बात कहूँगा कि जिस आदमी के अंदर ऑन कैमरा इतना बोलने की हिम्मत है, जब रेलवे के चुनाव चल रहे थे चंदन जी, उन्होंने पूरे यूपीएस का क्रेडिट लिया, हर जगह बैनर, पोस्टर सब होर्डिंग लगवाई और लोगों ने वोट दे कर के पहले वो 7-8 ज़ोन में मान्यता प्राप्त थे। इतने विरोध के बावजूद वो 7-8 जगह से बढ़ कर के 12-13 ज़ोनों में मान्यता प्राप्त हो गए। तो जनता तो उनको चुन रही है उनकी जनता, उनकी सेहत पर तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो मुझे फिर क्रिटिसिज़्म करने का क्या हासिल होगा? अगर मैं क्रिटिसिज़्म कर भी दूँ, तो लाखों लोग क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं, उनमें से एक संख्या और बढ़ जाएगी। तो मेरा काम उनको क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने अगर ये कहा कि जो लोग ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे माँगो। तो उनसे माँगो तो भाई जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे कहो कि भाई तुमने वादा किया था, तुमने भी तो वादा किया था। चलो ठीक है, वो जो ले आए सो ले आए। तुम क्या हो? तुम क्या लाए अभी तक? तुम कुछ लेकर के आए हो? तो मैं क्या कहूँ कि मैं क्या लेकर के आया हूँ या जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्या कहेंगे कि ये ओपीएस क्या लेकर के आए? देखो, सरकार से जब तक आप टेबल टॉक नहीं करते, रोज़-रोज़ ये कहना कि सरकार बदल देंगे, तो सरकार तो देखो छत्तीसगढ़ में भी बदल दी आपने, सरकार राजस्थान में भी बदल दी, सरकार आपने केंद्र में 2 बार बदल ली, 2019 में भी कोशिश कर ली, 2024 में भी कोशिश कर ली। तो ये लड़ाई सरकार से कम पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा लोग लड़ रहे हैं इस मुद्दे के पीछे। हमारा ये कोई मुझे मुद्दा है नहीं, हमारा ये कोई एजेंडा है नहीं। हमें तो जो सत्ता में है, उससे लेना, उससे माँगना, उससे लड़ना है। तो हम बस इतना कहेंगे कि उन्हें एक चीज़ और करना कहना चाहिए था कि जो लोग ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनको साधुवाद देते हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। ये बात कहते तो मुझे लगता कि मुझे बहुत अच्छा लगता। रही बात अपनी लड़ाई की, हम फिर कह रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम की वो सारी खूबियाँ जो हमसे छीन ली गई हैं, वो हम सब लेके आएँगे और बिना लेके आए चुप नहीं बैठेंगे। और हम अपने तरीके से लेकर के आएँगे, हमें ये विश्वास है। लेके आएँगे चंदन जी, कोई कुछ भी कहता हो, क्योंकि जेसीएम ने भी बहुत बार जितनी मीटिंग की है, बहुत बार उन्होंने मुझसे डेटा लिया है, बहुत सारी चीज़ों पर मुझसे डिस्कशन किया है और मैं भी मुझे भी अवसर मिलता है, मैं बातचीत करता हूँ, पेंशन मंत्रालय में भी बातचीत रखता हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी अपनी बातचीत मैंने रखी है। तो मुझे भरोसा है मेरी लड़ाई सही तरीके से लड़ी जा रही है, सही ट्रैक पर है, तो हम डेफ़िनेटली ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आएँगे। नहीं तो शिव गोपाल मिश्रा जी तो साफ-साफ जो है सिरे से जो है खारिज कर रहे हैं कि अब जो है पेंशन की लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब अब पेंशन की ये लड़ाई कैसे नहीं रही। ये चंदन जी ये मैं कैसे कह दूँगा, ये वो कैसे कह देंगे? भई नहीं पूरे वो देश बोल रहे हैं कि अगर जो पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है, हाँ। वो किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित है, तो आप नहीं तो मानते हैं मैं अब किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हूँ? पेंशन की लड़ाई तो मैं भी लड़ रहा हूँ। आप मानते हैं? आप बताइए, मानते हैं आप? मुझे किसी पार्टी में रखते हैं आप? आप बताइए ना, आप मुझे किसी पार्टी में रखते हैं? मैं मेरी डिमांड भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी है। मेरी डिमांड भारत की सरकार से है। भारतीय जनता पार्टी क्या है मेरी? उससे क्या लेना-देना मेरा? तो भारत सरकार से माँग रहे हैं भाई। तो ये कोई बात नहीं कि जो लोग पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं वो मतलब राजनैतिक विचारधारा से ओत-प्रोत है या उससे प्रभावित है। ये देखो उनको जो ठीक लगा उन्होंने कहा लेकिन ये बात बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैं इससे ना तो बिल्कुल इत्तेफ़ाक भी नहीं रखता। मेरी डिमांड भारत की सरकार से है और ये चलती रहेगी और भले ही उन्होंने कुछ भी कहा हो लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम मैं फिर कह रहा हूँ, ओपीएस लेकर के आएँगे। चाहे वो एनपीएस में ओपीएस दें, चाहे वो यूपीएस में ओपीएस दें। ओपीएस लेके आएँगे। चलते-चलते हम आखिर में ये जानना चाहेंगे, बहुत लोग परेशान हैं कि मतलब ओपीए यूपीएस जो है, यूपीएस अच्छी है, एनपीएस अच्छी है। तो हम चाहेंगे आप शॉर्ट में बताइए कि किन लोगों को अभी फ़िलहाल यूपीएस चुनना चाहिए और किन लोगों को उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए?
देखिए, मैंने अक्सर अपने वीडियोज़ में कहा है और बहुत सारे मैं सेमिनार्स में जाता हूँ, वहाँ भी ये बात रखता हूँ, लोग पूछते ही हैं। मैं सीधा-सीधा बोलता हूँ, अगर पहले 2 केस हैं, एक वो जो रिटायर हो चुके हैं, एक वो जो रिटायर अभी नहीं हुए होंगे, उनके बारे में मैं अपनी बात रखता हूँ। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, ज़ाहिर-सी बात उनकी 20 साल से कम की नौकरी है और वो पेंशन ले रहे हैं एनपीएस में और मुझे नहीं लगता कोई भी 2-4 6,000 से ज़्यादा पेंशन ले रहा है। और किसी को 4 साल हो चुका है, 5 साल हो चुका है, किसी को 6 साल, 8 साल। आज मेरे पास फ़ोन आए, उनको लगभग 6 साल हो चुके हैं, रिटायर हुए और ₹1500 की पेंशन पा रहे हैं। जीडीएस में रिटायर हुए हैं, 1500 की पेंशन पा रहे हैं, 4-6 लाख रुपए उनको मिला है। तो ऐसे लोगों के केस में मेरा सीधा मानना है कि वो 4-6 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता है। एट लीस्ट उनको 16,000 17,000 पेंशन मिल जाएगी और बैक डेट से मिलेगी, 6 साल पहले से मिलेगी। तो जो तो क्या वो उनको पैसा लौटाना होगा क्या जो हाँ, हाँ। एनपीएस के थ्रू निकाले हुए मैं पैसे? यही बता जैसे मान लीजिए कोई 2020 में रिटायर हो गया और उसको 6 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन मिला 60% के रूप में। तो जो 6 लाख में से कुछ कटौती करके, यानी कि जो आखिरी वेतन था, बेसिक प्लस डीए, उसका 10% निकाल लीजिए कितना हुआ? उस 10% को जितने साल आपने नौकरी की, उसके डबल से गुणा कर दीजिए। मान लीजिए किसी ने 15 साल नौकरी की, तो 15 का डबल यानी 30 से गुणा कर दीजिए, किसको? आखिरी वेतन यानी बेसिक प्लस डीए के 10% को। तो जब आखिरी 30 वेतन का मतलब 6 महीने का वेतन नहीं, होगा नहीं, एक ऐसे नहीं, नहीं चंदन जी ऐसे नहीं, आप समझिए। आखिरी महीने का वेतन बेसिक प्लस डीए, मान लीजिए बेसिक 50,000 है, डीए 25,000 है, तो कितना 25 हो गया? 75,000। 75,000। 75,000 का 10% कितना हुआ? 7500। हुँ, 7500 को कितना गुणा करेंगे? चूँकि 15 साल नौकरी की है, तो 7500 गुणे 15 30। गुणा 2। अब आप समझ गए? यानी 7500 गुणा 30 कर दीजिए, जितना पैसा आए उतना काट के वो जो मिला है उसको वापस कर दीजिए और फिर चूँकि 5 साल पहले आप रिटायर हो चुके हैं, तो 5 साल का आपको एरियर भी मिलेगा। बाकी पैसा एरियर से डिडक्शन हो जाएगा आपके और एरियर आपको मिल जाएगा। फिर जो भी 16, 17, 18, 20,000 जो भी आपको पेंशन बन रही है, उस डेट से वो पेंशन आपको मिलेगी। तो 1000 डेढ़ हज़ार से कम उनको 16 18,000 रुपए की जो पेंशन मिलेगी, 20,000 की पेंशन मिलेगी, कुछ बेहतर होगी। क्योंकि वो 4 लाख रुपए तो किसी काम के थे नहीं, वो बैक डेट से मिल जाएगी उनको कम से कम। तो मैं उनके लिए बोलता हूँ कि क्योंकि देखिए ओपीएस जब बहाल होगी तब बहाल होगी। 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई नहीं जानता। लेकिन जिनको न्याय मिल सकता है, मैक्सिमम मिल सकता है, उनको न्याय कुछ एट लीस्ट पूरी रोटी ना सही, आधी रोटी या 75% रोटी या 70% रोटी कुछ तो मिले खाने को। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हर आदमी केवल अपने दुःख से दुखी है, उसको दूसरे के दुःख से कोई लेना-देना नहीं। मेरे बाल पर भी लोग लिख देते हैं, "अरे! नहीं, 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 लेंगे तो हूबहू ओपीएस लेंगे और कोई भी हो यूपीएस ऑप्ट ना करे।" तुम्हारे कहने से ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम्हें शर्म ही नहीं है दूसरों के लिए। जो 5 साल से रिटायर हुआ पड़ा है आदमी, उसके बारे में तुम्हारे मतलब जो है संवेदनशीलता ज़ीरो है, तो ऐसे भी लिखते हैं लोग। तो उन लोगों के लिए उनके मन में कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। जो बेचारे रिटायर हो चुके हैं, वो तो जाएँगे ही जाएँगे, उनकी मजबूरी है। एट लीस्ट उन्हें कुछ तो खाने को मिलेगा, कुछ तो पहनने को मिलेगा, कुछ तो ओढ़ने को मिलेगा। तो वो जाएँगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी अपील करता हूँ कि कम से कम इतनी संवेदनशीलता अपने अंदर रखो। हमें 12 साल हो गए, हमें पता है लड़ाई क्या चीज़ होती है। और इन 12 सालों में हमने बहुत लोगों को रिटायर होते देखा है और बहुत लोगों को देखा जो रिटायरमेंट के बाद मर गए, उनके भी परिवारों को देखा है। और बहुत लोग जो रिटायर होने वाले हैं, उनको भी देख रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी फ़ोन आते हैं। तो तो उनके लिए मैं कहूँगा उनकी मजबूरी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना। दूसरा, जो लोग ये अफ़वाह फैला रहे हैं कि एक बार यूपीएस में चले गए तो ओपीएस से भी हाथ धो बैठोगे, ये वो लोग हैं जो आंदोलन के नाम पर केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। एक बात आप सोचो, अगर ओपीएस आ जाएगी, मान लो ओपीएस बहाल हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनपीएस हो, चाहे यूपीएस हो, वो अपने आप ही खत्म हो गई। कोई क्योंकि मतलब ही यू नहीं रहेगा। क्योंकि हुँ, यूपीएस तो ऑलरेडी एनपीएस का पार्ट है। हुँ। अगर ओपीएस ही आ गई, तो एनपीएस बचा ही नहीं और एनपीएस नहीं बचा तो यूपीएस कैसे बचेगा? जबकि यूपीएस इज़ द पार्ट ऑफ अंडर द एनपीएस। तो ये मूर्खों की भाषा है कि यूपीएस ले लिया
तो ओपीएस से भी हाथ धो बैठोगे। तो मैं ये कहूँगा कि जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए फैसले की घड़ी है, उनकी मजबूरी है। हाँ, जो रिटायर होने वाले हैं, 1 आध साल में रिटायर होने वाले हैं, उनके साथ धर्म संकट है। क्योंकि उनकी नौकरी कितनी लंबी है, इस पर तय करता है। उनका पेंशन कॉर्पस कितना होगा, फंड टोटल कितना होगा, इस पर तय करेगा। तो उनके लिए बिना कैलकुलेशन कुछ भी फैसला लेना संभव नहीं है। तो जिनकी ल मैं आम तौर पर एक बात बोलता हूँ कि अगर आपकी नौकरी 25 साल से ज़्यादा है या 25 साल के आस-पास है, 24, 25, 26, तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बिल्कुल ना जाएँ। लेकिन अगर आपकी नौकरी 20 साल से कम है और टोटल कॉर्पस 40 लाख से कम बनता है, 45 लाख से कम बनता है, तो यूपीएस का एक विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपकी नौकरी 20 साल से ज़्यादा है, 25 साल से कम है, तो इस पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके कॉर्पस, आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी, आपकी लेवल, इन कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो उसके लिए प्रॉपर स्टडी करने की ज़रूरत है, प्रॉपर रिसर्च करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट आप क्या रखें। तो इसलिए तो मैं वो कहता तो हूँ अगर अगर आप देखेंगे तो जो रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, ग्रुप सी के कर्मचारी हैं, जिनका लेवल 1, 2, 3, 4 है, उनके अकाउंट में अगर वो 12 साल नौकरी किए हैं, तो उनके अकाउंट में अभी मात्र 10 से 11 लाख रुपए ही जमा हुए हैं, एनपीएस जी। अकाउंट। और उनकी सर्विस अगर मान लीजिए वो 10 साल और बचे हैं, चाहे 15 साल की और सर्विस की है, तो उनको तो 50 लाख क्रॉस नहीं होगा कॉर्पस। देखिए चंदन जी, अभी उनको भी पे कमीशन, जिनकी 10 साल भी नौकरी को बचे, उनको भी अभी अगला पे कमीशन मिलेगा। एक पे कमीशन तो मिलेगा। अभी देखिए, आम तौर पर एनपीएस का पैसा 5 साल में डबल हो जाता है। अगर ऐसे अनुमान लगा लीजिए, और जब पे कमीशन आएगा तो वो 5 साल की बजाय 4 साल में डबल हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि जिसके पास आज 20 लाख रुपए है और उसकी 10 साल की नौकरी बची है, तो आम तौर पर ये अभी 10 साल में 4 गुना पैसा हो जाएगा। जो 15 लाख है, फिर 30 लाख, 30 का फिर 60 लाख। तो इतना तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ जाती है, डिडक्शन बढ़ जाते हैं, प्लस यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आम तौर पर आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि 5 साल में किसी भी फंड को डबल करने में जो मतलब जो लगेगा, डबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर कि आपकी नौकरी को अभी 10 साल हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं आपके पास कितना फंड होगा और एनपीएस में कितना आपको मिलेगा, 60% और 40% की एन्युटी मिलेगी। और अगर आप ये ना लें, तो यूपीएस में कितना मिलेगा? बहुत आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन ये सारा सतही होगा, एग्ज़ैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ैक्ट किसी को नहीं पता कि अगला डीए कितना बढ़ेगा, अगले पे कमीशन में कितनी ग्रोथ मिलेगी, ये कोई नहीं जानता। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करेंगे कि दर्शकों का जो डाउट था, आज की सेशन में क्लियर हुआ होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू चंदन साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी कि मुझे भी समय-समय पर आपसे जुड़ कर के अच्छा लगता है। आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक हमारी बात पहुँचती है। और ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं सेंटिमेंटल आदमी नहीं हूँ, मैं सेंसिटिविटी के साथ ना खेलता हूँ, ना ऐसी बात करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बातें कम लोगों को समझ में आती हैं, कम लोग मेरी बातों से सहमत हो पाते हैं, लेकिन मुझे ये खुशी है कि अगर आप बिना बायस हुए सुनोगे, बिना बायस हुए समझोगे, बिना किसी पक्षपात के अपने मुद्दे को समझोगे, तो आपको एक दिन मेरी बातें ज़रूर सही लगेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।